हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पापा की 5वीं पुण्यतिथि है। उनको इस दुनिया से गए हुए पूरे 5 साल हो गए। उनकी लाइफ की जो कुछ कहानियां हैं, कुछ बातें जो हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही शॉर्ट में। पापा बिहार के अरवल ज़िला से बिलोंग करते थे। उनके मम्मी पापा यानी मेरे दादा दादी की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। चूँकि चार पाँच बच्चे हो गए और जगह ज़मीन जो था, खेती वेती जो होती है, क्योंकि गांव के लोगों का तो पूरी तरह से खेती पे ही निर्भर रहता है ना। तो उनके पास ज़्यादा खेती वेती नहीं था। जो कुछ था वो थोड़े थोड़े करके मतलब बेचते चले गए। तो ले दे के जब मेरे पापा बहुत छोटे थे, 9-10 साल के, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी कि एक टाइम का बनता खाना, मान लो लिट्टी बना, वही चोकर का लिट्टी। मैंने पापा के मुंह से सब सुना हुआ है। ठीक है, कभी किसी खुद्दी जिसको बोलते हैं, जो चावल का जो डस्ट जिसको हम लोग फेंक देते हैं ना, या फिर गैया को खिला देते हैं, उसका खिचड़ी उचड़ी बना करके दादी खिलाया करती थी। और एक टाइम बनता, एक टाइम नहीं भी बनता। इस तरह से मतलब दिक्कतें चल रही थी और ज़िंदगी कट रही थी इन लोग की। हमारे मेरे पापा के 3 बड़े भाई थे। एक ने शादी नहीं की थी, बाद बाकी दोनों भाइयों की शादी हुई थी। तो पहले तो छोटे उम्र में शादी हो जाया करता था, और शादी होने के बाद बच्चे ऑब्वियसली पैदा होते हैं। तो उनको वो आदत सी बन गई थी, गरीबी में जीने की, तंगी में जीने की, रहने की। उनकी वही आदत बन गई थी। पर मेरे पापा को ये गवारा नहीं था। वह मतलब जब से उन्होंने होश संभाला, 8 9 10, मतलब बच्चा तब तक तो सब समझने लगता है ना अपने घर के बारे में। तो उन्होंने 11 साल की उम्र में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि वह पेट के भूख के आगे मतलब इस तरह से जीना कि एक टाइम खाए एक टाइम नहीं खाए, ये गवारा नहीं हुआ उनको। वो अपने घर से मतलब माँ से, मतलब मेरी जो दादी हुई, उनसे 4 आना, उस ज़माने का कहते थे 4 आना या चवन्नी जिसको बोलते थे, या अगर बोल लो 25 पैसे, वो लेके मांग के, और माँ को ये मतलब दादी को ये बात बता दिए थे कि मैं जा रहा हूँ, मतलब कमाने के लिए जा रहा हूँ घर छोड़ के। वो वहाँ से निकले, गांव से अपने निकल करके सीधा आते हैं पटना। पटना में उन्होंने मतलब सप्ताह 10 दिन बहुत सारे स्ट्रगल, मतलब एक छोटा सा बच्चा, आप ही सोच लो 11-12 साल का जो लड़का है, वह क्या कर लेता, और तुरंत कोई भी कैसे कोई काम दे देता है, कुछ कोई नहीं ना। तो उन्होंने मतलब वही 4 आने जो लिया, उसमें से पता नहीं बिस्किट खरीदा होगा, क्या खरीदा होगा। और एक बार की तो बात है कि पापा मतलब उनको बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। ठीक है, तब वो क्या करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, किराना दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे चना दिखाओ। तो कि लेना है मुझे, तो चना दिखाता है। तो वो उनको लेना तो कुछ नहीं था। ठीक है, वो 4 दाना कि चलो मुझे दिखाओ, जो मालकिन है मेरी वो देख के बताएगी कि कितना मुझे चाहिए, तो ये मुझे दे दीजिए सैंपल। और वही वही मतलब खा करके, ठीक है, वो उन्होंने चीट करके वहाँ से चने लिए थे। मुझे बोलते हुए बहुत ही मतलब मेरा गला भर आ रहा है। ठीक है, कि पेट की भूख ना जो न करवाए, वो मांग के वहाँ से और उसको खा के और फिर कहीं नल पे जाके पानी पीते हैं। तो पटना में इस तरह से ही चलते रहा। उन्होंने बहुत सारी रातें, जो टूटी हुई बस ट्रक ये होता है ना सड़क पे, ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसी उन्हीं पे उनका रात कटता था। फिर थोड़े दिन के बाद, मतलब 10-15 दिन के बाद, उनको एक मतलब लड़के से परिचय होता है जो कि उन्हीं के एज का रहता है। उनका नाम पीताम्बर मंडल था, जो कि लास्ट में मतलब मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त बने, और वहीं से उनका सफ़र शुरू होता है। जब कहते हैं ना एक से भले दो, जब दो एक जैसे लड़के मिल गए, तो उन्होंने दोनों मतलब ठीक है मेहनत मजदूरी पटना में ही से शुरू किया। ठीक है, दिन भर मजदूरी करते, और फिर ये लोग के मन में प्लानिंग चलने लगा कि ये पटना में भी रह के कुछ नहीं हो सकता, चलो किसी बड़े शहर चलना है। तो इन्होंने मजदूरी कर कर के अपने लिए भाड़ा का पैसा जमाया,
कलकत्ता जाने के लिए, ठीक है। और भाड़े भर का पैसा जमा करके चले वहाँ से कलकत्ता। तो कहते हैं ना दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होता है। जब आप उस रास्ते पे जाओगे ना, तो ये बहुत सारी बाधाएं आपको मिलती हैं, बहुत सारी तकलीफ। बहुत कम जन होता है जो प्रोसीड कर पाता है, अदरवाइज सब मुंह की खा के गिर जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पापा आए, कलकत्ता आए, और पापा के साथ वह काका जो थे, पीताम्बर काका, वो भी आए। दोनों मतलब फिर वहाँ भी काम की तलाश करने लगे। फुटपाथ पे रहते थे, और काम की तलाश में तो इन्होंने क्या किया ना, वहाँ पे नीम की नीम की जो पेड़ होते हैं ना, उसका हम लोग दातून पहले और भी करते थे। आजकल भी बहुत गांव में आप चले जाओ, ज़्यादातर आपको वही मिलेगा अभी भी। पापा का कहना था कि दोनों मतलब मिल करके उसको तोड़ते थे, बाकायदे उसका दातून बनाते थे। पापा ने और काका ने वो दोनों भी बेचा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे किसी से परिचय हुआ रेडीमेड कपड़े वालों से, तो वहाँ पे वो रेडीमेड कपड़ा भी बेचने लगे, मतलब एज अ क्या बोलते हैं, नौकर के रूप में। इन दोनों ने कुछ जब कैपिटल जमा लिया, तो फिर थोड़े दिन पापा ने रेडीमेड कपड़े का भी बिजनेस किया था। पापा का किसी अच्छे आदमी से एक थे, पंजाबी थे, नाजरा सिंह उनका नाम था। उनकी नज़र पड़ती है पापा पे। फिर पापा से वो कुछ बातचीत करते हैं, कहाँ से हो, कैसे हो, जो भी हो। तो उन्होंने हमारे पापा को कंपनी में नौकरी दिलवाई थी। वो खुद भी पहले से वहाँ नौकरी करते थे। कंपनी का नाम था ईएमसी, बहुत बड़ी कंपनी थी। अब उनको दर दर का भटकना नहीं था। एक कंपनी में जाते थे, थोड़े दिन ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग के बाद फिर उनको परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट मतलब नौकरी मिल गई। तो नौकरी थी मशीन ऑपरेटर का। मशीन को पहले सिखाया गया, ट्रेनिंग, मैंने बोला ट्रेनिंग दिया गया था, फिर मशीन ऑपरेटर का काम इनको प्रॉपर मिल गया। और इतने दिनों तक गांव में क्या हुआ, गांव में पापा ने चिट्ठी लिख करके बता दिया था कि हाँ मैं यहाँ हूँ, ऐसे हूँ, सही सलामत हूँ। तो फिर मेरे दादाजी आते थे, ठीक है, पापा से मिलने बराबर, मतलब महीना में एक बार चले आते थे, और पैसा जो भी पापा देते थे और लेके चले आते थे। फिर धीरे धीरे मतलब भाई के जो बच्चे बेटियां थी उनकी 3-3, सभी का शादी ब्याह करना। फिर पहले मेरे दादा गए, मतलब एक्सपायर किए, उनका श्राद्ध करना। दादी गई, उनका श्राद्ध करना। तो ये सारे पापा ने ही किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे जो पापा के जो भाई लोग थे, बड़े भाई लोग जो थे, वो बस ऐसे ही ताश खेलना, मतलब भांग पी लेना, सोए रहना, इस तरह से मेहनत नहीं करना चाहते थे। तो वो बस मेरे पापा में ही वो क्वालिटी थी। पापा ने वो सब के तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनकी शादी की कहानी शुरू होती है, मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे एक पहले से ही हो, भगवान जोड़ा भी वैसे ही लगाता है। मैं मेरी मम्मी की अगर बात करूँ, तो मेरी नानी जब 3 बच्चे की माँ थी, और मेरी मम्मी उस समय 5-7 साल की थी, और मामा लोग वही 2-3 साल के, मतलब 3 बच्चे छोड़ करके नाना जी को, उस समय उन दिनों टीबी का कोई इलाज नहीं था, उनको टीबी हो गया था, और वह बहुत ही कमती एज में चले गए। फिर नानी ने किसी तरह से भरण पोषण किया, ठीक है। और आप सोच ही सकते हो कि कितनी अच्छे से किया होगा। बिल्कुल नहीं ना, बस किसी तरह से बच्चों को पाल रही थी। धीरे धीरे मम्मी 13-14 साल की जब हुई, तो जैसे भी लिंक से हमारे, तो ऐसे परिवार में ही, आपस में जान पहचान में ही, मतलब बताते हैं तभी शादी ब्याह होती हैं। तो वहाँ से मेरी मम्मी के लिए, मतलब पापा का रिश्ता, मतलब पापा के पास लोग आए, और वहीं कोलकाता में ही। और तब उन्होंने मतलब उनकी शादी फिक्स हो गई। और मेरे पापा मम्मी को चिढ़ाते भी थे कि मैंने लिया भी क्या था। सचमुच में कोई दामाद हो तो बिल्कुल मेरे पापा जैसा हो। कहते हैं शगुन में बस पीतल की कटोरी में नानी ने 5 रुपया दिया था बस। और उसके बाद जो थी, तो मम्मी को एक सहारा मिला कि चलो बचपना तो वो गुजरा, कम से कम अच्छा पति मिला है, कमाने वाला पति मिला है, तो अब मेरा संसार आगे चलेगा, अच्छा मतलब चलेगा।
सब कुछ चल ही रहा था और पापा वही गांव को भी लेकर के चलते थे। एज यूजुअल समय हमारा भी मतलब हम लोग का भी होने लगा। हम पहले 2 बहनें और 2 भाई हैं हम लोग। पहले हम लोग 2 बहन हैं और बाद में दोनों मेरे भाई। धीरे धीरे फिर दीदी का शादी हुआ। दीदी इंटर पढ़ ली थी तो दीदी का फिर शादी हुआ, फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी को 1 साल हो गए थे और यही सावन का महीना था। तो कोलकाता से खबर आता है कि पापा का मतलब तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में ज़रा जख्म हुआ है और डॉक्टर का कहना है कि उनकी एक उंगली काटनी पड़ेगी। हम लोगों ने बस इतना ही सुना तो घबरा गए कि मतलब ऐसे अचानक क्या हुआ। और हाँ, बता दूं कि पापा को शुगर था। उस समय जब 1 साल हुई ना, उसके 7-8 साल पहले से ही पापा को शुगर था और शुगर ज़्यादातर हाई ही रहता था, लेवल में रहता नहीं था। पता नहीं क्या हुआ तो हम लोगों ने, हम और मेरे हस्बैंड गए 2-3, सोचा ठीक है 2-3 दिन में हो जाएगा नॉर्मल, मतलब ऑपरेशन हो जाएगा तो चले आएंगे। लेकिन यहाँ बात तो कुछ और ही था। एक्चुअली बात था कि सावन का महीना था हमारे कोलकाता, और जहाँ पे हमारे पापा लोग रहते थे ना, वहाँ पे बहुत सारे मतलब बारिश हुई थी और बाढ़ जैसा आ गया था, ठीक है। और उसी बाढ़ में मतलब जाना पड़ता था घर के लिए सामान खरीदने। और पापा को पहले से ही बाएं पैर में उनका एक जरा सा घाव था जैसा था, और वो घाव जो बारिश के पानी में उन्होंने जो चला ना इधर उधर सब्जी लाने या जो भी मतलब किराना का सामान लाने, तो उसके कारण उसमें इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि वो टिटनेस का फॉर्म ले लिया, ठीक है। और डॉक्टर के पास ये गए, मेडिसिन डॉक्टर के पास, तो उसकी गलती शायद उसने ये समझ लिया था कि ये मतलब टिटनेस है। फिर भी कहता है कि ये लो 6 दिन का दवाई खा करके बताना, मतलब खा करके तब आना। अरे भाई, जब तुम देख रहे हो कि हालत मतलब ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तुम किसी और डॉक्टर को रेफ़र कर देता। नहीं, पापा भी वही 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ, मम्मी कह रही हैं कि ना ठीक नहीं हो रहा है, चलते हैं किसी और डॉक्टर के पास। अरे नहीं, छोड़ो, तुमको नहीं पता है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है ना 6 दिन कटा लिए। और आखिर में वो क्या हो गया कि टिटनेस का रूप ले लिया। टिटनेस का रूप ले लिया तो फिर अच्छे और दूसरे मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया गया, तो उसने यही बोला कि ऑपरेट करना होगा। ऑपरेट का मतलब उसने बोला कि ये पूरा नीचे का जो तलवा है उसको अगर काट देंगे तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। तो फिर हम लोग भी यहाँ से गए, मैं और मेरे हस्बैंड भी यहाँ से गए, और इनको नर्सिंग होम में एडमिट कराया जाता है। और कहते हैं ना कि हम लोग भगवान के बाद डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, लेकिन हाँ, उस मतलब हमारे उस एक्सीडेंट के बाद हमारा ये भी भ्रम टूट गया। हम अब हमेशा एक डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहते हैं। कम से कम कुछ भी प्रॉब्लम होता है 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। हमारे पापा का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, उसने उसी में एडमिट करवाया, शुगर को बिना कंट्रोल किए उसने ऑपरेट कर दिया। पूरा नीचे का तलवा जो होता है ना, वो उसने पूरा ऑपरेट करके निकाल दिया। उसके बाद भी रखा है, उन लोग का दिन चल रहा है। क्या हो रहा है भाई, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, रोज़ ड्रेसिंग करता है, ये वो करके उसने 20-25 दिन वहाँ पे लगा दिया और कोई नहीं। और कहता था कि इन्फेक्शन तो और बढ़ गया है, मतलब बराबर रिपोर्ट करवाता था और उसी रिपोर्ट में पढ़ के बस हम लोग को ऐसे ही बता दिया जाता था। जो दवाई बोलता था वो मर के सब देते रहते थे। फाइनली हम लोगों ने समझ गया कि ये हम लोग को चीट कर रहा है, यहाँ केस और बिगड़ जाएगा, किसी दिन शायद हमारे पापा यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। हमने किसी और डॉक्टर को, डॉक्टर चौधरी नाम थे, बहुत ही फेमस थे मेडिसिन का डॉक्टर, उनका रिपोर्ट भी वो पूरा तरह से दे नहीं रहा था नर्सिंग होम वाले। फिर हम लोगों ने किसी तरह वहाँ से रिपोर्ट निकलवा के और पहले पापा को बिना वहाँ डिस्चार्ज करवाए पहले हमने कांटेक्ट किया उससे और सारा डिटेल बताया कि ऐसे ऐसे पेशेंट का हालत है। उसने बोला वही कि ना शुगर लेवल बढ़ा हुआ था और उसमें ऑपरेशन हो गया, आप वो काम करो, वहाँ से डिस्चार्ज करवाओ। और एक दूसरे नर्सिंग होम में फिर उसने लिख दिया, आलोकनाथ नर्सिंग होम है सॉल्ट लेक में, वहाँ हमने फिर मतलब पापा को एडमिट करवाया। वहाँ भी सेमी कंडीशन। जब आपका शुरुआत ही गलत हो गया है तो कहाँ से सुधरेगा, एक के बाद दूसरा ऑपरेशन। जिस तरह से चिकन मटन को लोग जो खाने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं, वो कट करके खाते हैं,
ठीक उसी तरह से मेरे पापा के साथ हालत हुआ था। उनका एक इतना लंबा पैर, और उसको एक बार दो बार ऐसे जैसे कि वो ऑपरेशन नहीं, खिलवाड़ हो रहा हो, ठीक है। और ऊपर से मतलब पेमेंट जो भी है, मतलब बिल जो है उसका, वो तो खैर छोड़ ही दीजिए। और उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी, लेकिन हम लोग सभी को का यही था कि ना पापा को किसी तरह से बचा लेना है। पापा बच जाएंगे तो पैसा तो आ ही जाना है, पैसा हम लोग चुका देंगे। और उन दिनों पूरे हमारे जिस एरिया में, हमारे घर में इतना इतना पानी आ गया था, नाव चलता था, आप उसी से अंदाज लगा लीजिए। और हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। फिर हमने बिल्डिंग में कांटेक्ट किया, हमारे सेक्रेटरी जो थे बिल्डिंग के, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे एक खाली था रूम, फ्लैट खाली था, उसी में हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। और पापा तो खैर हॉस्पिटल में ही थे, नर्सिंग होम में थे। और वहाँ ये था कि उनका एक दिन का मतलब 10 से 15 हज़ार का मतलब इंजेक्शन, एंटीबायोटिक जो भी बोलिए, वो देना पड़ता था। तो हमारे उस समय हमारे दो भाई हैं ना, तो दोनों ने, जैसे एक चला जाता पैसे की तलाश में, मतलब इससे उधार लेना है, इसको गहना गिरवी रखो, जो भी, मतलब एक का काम होता था कि पैसे मतलब जुगाड़ करना है, और एक का काम होता था कि दवाई, दवाई भी सब जगह नहीं मिलता था, उसके लिए जाना पड़ता था श्याम बाजार। और वहाँ भी मतलब बहुत दुकान भटकने के बाद, और मतलब सबके पास ऐसा था कि मतलब ये दवाई जब तक वहाँ जाते रहेगा मेरे पापा रहेंगे, अदरवाइज मेरे पापा को कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये टेंशन, और भाई लोग भी पूरे इतने इतने पानी में, आप सोच करके देखो, ठीक है। इसलिए कहते हैं भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए। दो भाई थे तभी ना। तो फाइनली ऐसे करते करते मतलब यहाँ भी सुधर नहीं रहा था। आखिर में एक डॉक्टर यहीं पे आनंद लोक में ही मिले, डॉक्टर फैजल, ठीक है, जो वो भी फॉरेन रिटर्न थे। तो उन्होंने पापा का हिस्ट्री पूरा समझा, केस पूरे समझ करके उसने ये बोला कि इनको तो गैंग्रीन हो गया है, ये गैंग्रीन है इनको, और जो कि हड्डी से ही बढ़ता है। तो ऐसा करते हैं कि इनके पैर का पूरा ही बोन हटा देना पड़ेगा, एक पैर का पूरा ही बोन हटा देना पड़ेगा। तो वो फिर मतलब क्या कहते हैं, ये पूरा ही मतलब एक पैर का जितना जो कट कट बार बार कर रहा था ना, इस बार पूरा ही साफ कर दिया। बस ये थाई में जो था स्किन, बस लोथड़ा ऐसे ही लटका था, और ओपन उसको कवर, सिलाई नहीं किया, मतलब स्टिच नहीं किया, ठीक है। और रोज़ ड्रेसिंग होती थी, और उस ड्रेसिंग में भी सामान तो मैंने बताया ना कि एक दिन में 15 हज़ार, 18 हज़ार, कुछ ठिकाना नहीं रहता था। और पापा को 2 घंटे लगते थे उसके ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। हर दिन वो डॉक्टर ड्रेसिंग करता था। और फिर जब दूसरे दिन हम लोग, और सुबह के टाइम में नहीं, रात में ड्रेसिंग होता था उनका। और सुबह में जब दोपहर में हम लोग मिलने जाते थे, तो वो बोलते थे कि मतलब तुम लोग क्या, कैसे हमको एडमिट करा दिया है यहाँ, हमको जानवर से ही बदतर, मतलब मैं बहुत छटपटाता हूँ, बहुत तड़पता हूँ, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आप सोच सकते हो ना कि कोई भी मतलब अपने परिवार को कोई दुख देना चाहता है क्या? वो तो नया जीवन देने के लिए ही, मतलब डॉक्टर भी चाहता है कि हाँ इसको मतलब ठीक हो जाए, इसका एक नया जीवन शुरू हो। और हम लोग को भी था कि पैर गया तो गया, लेकिन पापा ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन खैर वो डॉक्टर फैज़ल का हाथ उनका लगा, तो उन्होंने मतलब वही बोन जो हटा दिया ना, तो फिर से इन्फेक्शन वो होना, मतलब बढ़ना, इन्फेक्शन था ही नहीं। और बाकायदे फिर उसका प्लास्टिक सर्जरी कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से ही ट्रेनिंग देने लगा कि मतलब क्लचर लेकर के आप चलोगे तो बाद में आपका ये भी हो जाएगा, आर्टिफिशियल लेग भी लग जाएगा, और आप फिर से चलने लगेंगे, आप चिंता मत करो। और मेरे पापा की भी उम्मीद थी, और वो कभी हार नहीं मानने वाले थे, वो वहाँ ही चलते थे। और फाइनली जब दिवाली के समय में पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब, लेकिन लाइफ उनका सेफ था, डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब इंसान सोचता कुछ और है, भगवान ने पता नहीं और ऐसा क्यों होता है। मेरे पापा की क्या गलती थी, मतलब उसने किसका मतलब दिल दुखाया था, किसका नुकसान किया था, कि भगवान का छलावा था। वो मेरे पापा को आराम के लिए या ऐसे ही बैठने के लिए नहीं भेजा था। वो भगवान को भी मेरे पापा से बहुत ही मतलब हिसाब किताब लेना था। पापा आए, उनको प्रैक्टिस रोज़ बोला था डॉक्टर करने,
1 महीने 2-2 2.5 महीने अच्छे से गए। तीसरे महीने जब वो चल रहे थे, क्लचर लेकर के प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका पैर स्लिप होता है और उनका दूसरे पैर का भी फ्यूअर बोन्स टूट जाता है। ठीक है, उसके कारण भी फिर वही नर्सिंग होम का चक्कर। आप सोच करके देखो। फिर उससे उससे रिकवर होते हैं। मतलब पापा टोटल वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद पापा 7 साल मतलब हम लोग के साथ थे, लेकिन वो कभी भी चैन से नहीं रहे। पहले फीवर बोन्स टूटा दूसरे पैर का, अब वो आराम से पूरे मतलब कभी कोशिश भी नहीं किए कि क्लचर, क्योंकि अब जब आपका दूसरा ही पैर, एक तो आपके पास पैर नहीं, दूसरा पैर ही सपोर्ट नहीं करेगा तो आप खड़े कैसे होंगे। ठीक है, फिर दूसरी बार आता है हार्ट अटैक, तीसरी बार पैरालिसिस, चौथी बार उनका शुगर एकदम लेवल कम हो जाता है, 20 पे चला जाता है, और बीपी भी आराम से। वो 4 घंटा बेहोश थे, घर में सबको लगा कि शायद ख़त्म है, लेकिन खैर हॉस्पिटलाइज और फिर वहाँ से ठीक होते हैं। ये चौथा। और पांचवी बार जो कि लास्ट था, वह किडनी। ठीक है, और उनका वॉल्व भी ख़राब हो गया एकदम। सबसे लास्ट की यही कहानी है, उनका किडनी दोनों फेल हो जाता है। पहले थोड़े दिन पहले से उनको खाना माने पचना, कुछ भी खाना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, और सांस लेने में उनको यहाँ पे दिक्कत होता था, सो नहीं पाते थे, हमेशा उठ करके बैठते थे। तो जब वो केस हुआ तो पता चला कि इनका दोनों किडनी मतलब फेलियर है। और ये लास्ट मतलब पापा मतलब हॉस्पिटल में इनको भेजा गया, मतलब रखा गया। टोटल 18 दिन के अंदर मेरे पापा ने हिम्मत हार गई आखिर में। मतलब ये किडनी खराब होने के बाद डायलिसिस भी शुरू होने लगा। 18 दिन के अंदर कम से कम 6-7 बार डायलिसिस हो गया था। और मतलब अब मेरे पापा के शरीर में वो हिम्मत और वो था ही नहीं, क्योंकि 63 पार कर चुके थे। और इधर से कुछ होता था मतलब निडल लगा करके पाइप के थ्रू, पता नहीं डायलिसिस करने का यही प्रोसेस है। फिर कहीं नहीं बचा था, हाथ में पैर में मतलब पूरे जगह चैनल लगा हुआ, और मतलब शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पे उनको मतलब इंजेक्शन देने वाला आता था ना तो उसको वेन मिले। अब मेरे पापा के शरीर में कुछ बचा ही नहीं था और हिम्मत हार गए। और फाइनली आता है 22 जुलाई की रात 10 बजे, जब मेरे भाई का फ़ोन आता है और कहता है कि दीदी पापा नहीं है। उस रात को हम चारों है ना, हमारे मेरी दीदी, मैं और मेरे 2 भाई, चारों के जीवन से पापा सब समाप्त हो गया। मेरी मम्मी जो कि बचपन से कष्ट की और हम लोग को पालने पोसने में, कहते हैं ना कि पेरेंट्स बच्चों के लिए हर कुछ करता है, जो जो भी पॉसिबल लगता है, जो भी संभव हो कर सके वो सब कुछ करता है। और सबने किया, और यही कि हो सकता है बुढ़ापा में हम दोनों आराम से रहेंगे। एक पति पत्नी की यही इच्छा रहती है, मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो यही इच्छा रहती है। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाएगा, जो मतलब हमारे नसीब में कभी सुख ही नहीं लिखा हो। और पापा के जाने के बाद माँ अधूरी, और कहते हैं ना मायका माँ से होता है, तो माँ अधूरी तो फिर हम लोग का मायका भी अधूरा हो गया। कहते हैं ना माँ बाप ही होता है। ठीक है, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। हमारे 2 भाई हैं, भाभी हैं, लेकिन उनकी जगह कुछ और है। और जाती हूँ मैं, मायके जाती हूँ, पर वो जो फीलिंग्स था, ठीक है, बाप वाला, और माँ भी पूरी पूरी मिलती थी। माँ अधूरी है, असहाय है, क्योंकि पापा की सेवा में 7-8 साल मतलब वो उसमें भी खुश रहा करती थी। लगता था कि उसके साथ मतलब उनका सब कुछ है, लेकिन अब माँ भी अधूरी है। और
मैं भगवान से विनती करना चाहूँगी कि अगर मेरा अगला जन्म भी होता है ना और मनुष्य में ही, तो मुझे यही माँ बाप मिले। लेकिन हाँ, इस बार मेरे माँ बाप को इतने सारे जो क्राइसिस इन्होंने झेली थी, जो भी, और लास्ट में जो फिजिकली भगवान ने इतना तड़पाया, ये सब मत देना, ये तकलीफ़ मत देना। और ऐसी तकलीफ़ तो किसी दुश्मन को भी ना मिले, ऐसी तकलीफ़ कि पूरा मेरा मायका बर्बाद हो गया, और मतलब हमारे साथ वो है भी नहीं। और इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा, इतनी तड़पड़ाहट उस इंसान के साथ जो हमेशा सबके लिए सोचता था, हमेशा पूरे घर को लेके चलता था। मतलब दूसरों की खुशी में अपनी खुशी, इस तरह से अपना बिगाड़ के दूसरों का भला करना। अगर उसके साथ अगर भगवान ने ऐसा सोचा, तो हमारे साथ क्या सोचेगा। हम तो इतना नहीं करते, हम तो दूसरे के भलाई के लिए इतना नहीं सोचते जितना कि पापा सोचा करते थे। हाँ, हम भी उन्हीं के ब्लड हैं तो सोचते ज़रूर हैं, लेकिन पापा की बराबरी तो नहीं कर सकते ना। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मेरे पापा के लिए समर्पित, और आप लोग भी प्रे करना कि मेरे पापा की आत्मा को शांति देना, और माँ की जितनी भी ज़िंदगी बची हुई हैं उसको खुशी देना, ताकि उसके जीवन में जितने सारे दुख आए हैं ना, कम से कम लास्ट समय में ना वो अपनी ज़िंदगी को ना हंसते खेलते गुजारते हुए जाए, हंसते हुए जाए। इतनी तकलीफ़ के साथ नहीं, जितनी तकलीफ़ के साथ पापा को भगवान ने उठाया ना, माँ के साथ ऐसा नहीं करना। राधे राधे।